Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Good afternoon, all the viewers of Miss Time channel. As usual, we are bringing all the sports persons on our channel and discuss with them their achievements and their activities and what they do in their sports, respective sports. So this time we are very fortunate to have with us Abha Katua, who is a national record holder in shot put, and she will be representing, I feel, in a couple of attempts. She will be aiming for Paris Olympics in 2024. So we'll begin our interview just now. तो आइए आभा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिस टाइम चैनल। नमस्कार जी। नमस्कार। तो कृपया हमें ये बताइए कि आपका ये जो शॉट पुट ज़्यादातर ये मेंस लोग खेलते हैं, तो आप इस खेल की तरफ कैसे आपको रुझान हुआ, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? शॉट पुट के बारे में बोलूँ तो मेंस भी जैसे खेलते हैं, वोमेन्स भी खेलते हैं, पर वोमेन्स का इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है अपने देश में, क्योंकि जो शॉट पुट का लेवल है वो अभी थोड़ा सा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, पहले इतना नहीं था। तो मेरा कोशिश है कि मैं एक लेवल तक उनको शॉट पुट को लेके जाऊँ कि लोगों को दूर से दूर तक पता चले कि हाँ, वोमेन्स शॉट पुट भी अपने इंडिया में डेवलप हो सकते हैं। और बेसिकली मैं अपना जो स्पोर्ट्स करियर जो स्टार्ट किया है जी, तो एज ए स्प्रिंटर, या आई नो, यस, मैंने एज ए स्प्रिंटर जैसे 100, 200, लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया। फिर जूनियर में मैंने 400 में भी पार्टिसिपेट किया था और नेशनल में गोल्ड मेडल भी जीती हूँ। पर जैसे जैसे मैंने काफी सारा इवेंट ट्राई किया, लेकिन एंड में जाके मैं 2018 एंड से एज ए प्रोफेशनल शॉट पुट थ्रोअर मैंने स्टार्ट किया। 2018 तक आप सारे एथलेटिक्स के जितने भी स्पोर्ट्स है सब में आपने हाथ मार लिया? जरूर मैंने हेप्टाथलॉन में 5100 समथिंग पॉइंट बनाया उसमें। उसके बाद शॉट पुट की तरफ जो रुझान हुआ वो किस वजह से हुआ, या कोई प्रेरणा है आपके लिए कि भाई इनको देखकर मैंने ये सीखा है? नहीं, एक्चुअली मैंने जो हेप्टाथलॉन करती थी उस पे हाई जंप बहुत खराब था, जिसके वजह से मुझे जो लेवल अचीव करना था वो नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा, मतलब जैसे मैंने 7 इवेंट होते हैं हेप्टाथलॉन में, तो उनमें से एक इवेंट है शॉट पुट, जो कि इंडिविजुअल भी मुझे नेशनल मेडल दे सकती थी, क्योंकि पहले तो मुझे अपने फैमिली का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक नौकरी का बहुत जरूरी था। पहले हम नौकरी के लिए स्पोर्ट्स करते थे, हम कभी सोचा नहीं था कि हम रिकॉर्ड बनाएंगे, हम देश के लिए मेडल लेके आएंगे, पर पहले हमारा माइंडसेट ऐसे था कि एक नौकरी हो जाए तो फिर फैमिली के लिए थोड़ा सपोर्टिंग हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट किया शॉट पुट 2018 एंड से, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मैंने 13.88 थ्रो करके मैंने 3rd मेडल जीती थी। उसके बाद 2000 तब जैसे मेडल आने के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड अप हुआ है कि मुझे और अच्छा करना है। तो उसके लिए मैंने मेहनत किया, कोलकाता साई में रह के 2 साल मैंने बहुत मतलब उधर जो हमारा ग्रुप में कुछ लड़का थ्रोअर लोग था, तो उनके साथ मैं ट्रेनिंग किया, क्योंकि उन लोगों के बराबर अगर मैं करने का कोशिश करूंगी तो मुझे मेरा टेक्निक से लेकर पावर इम्प्रूव सब कुछ होगा, और जो ट्रेनिंग के जो लेवल है वो भी अप होगा। तो उसके वजह से मैं उन लोगों के साथ ट्रेनिंग किया, और 2019 में फेडरेशन कप हुआ था पटियाला में, उधर मैं आके 14.96 मीटर थ्रो करके 2nd मेडल मैंने जीती थी। उसके बाद मेरा नेशनल कैंप में नौकरी हुआ है, नेशनल कैंप में मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ है। जैसे नेशनल कैंप में मैं इधर ज्वाइन किया, उसके बाद यहाँ का जो डाइट है और यहाँ का जो फैसिलिटीज है, कोचेस है और सब कुछ, मतलब मुझे नहीं लगता कुछ चीज का कमी है NIS पटियाला में। और हमारा फेडरेशन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इतने सपोर्ट किया है
जो भी चीज चाहिए उन लोगों ने मतलब हमें सपोर्ट किया है, तो इसके वजह से हमारा परफॉर्मेंस भी उस लेवल के हिसाब से बढ़ते गया। और अभी जैसे मैं बताऊं 2019 में एंड में मैंने 16 मीटर थ्रो किया। वेरी गुड, 16 मीटर। यस, ग्रोथ है आपके 13 पॉइंट, देन 14 पॉइंट, देन 16। यस, फैंटास्टिक। तो ये मुझे बताइए कि ये जो शॉर्टकट आपने जो अभी लिया है, बिकॉज ऑफ हेक्साथलॉन में एक इवेंट होता है, राइट? उसके पहले आपने कहा कि आप एथलेटिक्स से सारे चीज करते थे, लेकिन ये मेरे को इससे बेसिक प्रश्न सवाल ये उठता है कि आपकी जो बैकग्राउंड है वो इतना सपोर्टिव नहीं होगा शायद शुरू क्योंकि जरूर पेरेंट्स के जो या सपोर्ट आपको उतना था कि आपके सर्कल में क्या था, देन यहाँ तक कैसे पहुँच पाई? व्हाट इज द मेजर हर्डल्स यू फेस्ड इन टिल ये अभी तक जो आप परफॉर्मेंस किए हैं, अभी तक आने में जो कठिनाइयाँ आई हैं उसको कैसे आपने हैंडल? अगर मैं मेरे फैमिली के बारे में बोलूं, मेंटली फिजिकली जो सपोर्ट होता है मेरे फैमिली से 1% भी कमी नहीं था। बहुत ज्यादा था, लेकिन जो फाइनेंशियल का प्रॉब्लम था वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था जी। उन लोगों से जितना होता था उतना ही उन लोगों ने मुझे हेल्प करते थे, बट उन लोगों के पास नहीं होते थे। पर मैं एक चीज करती थी, हमारा गांव में या हम जहाँ मतलब खेलने जाती थी, जो उन लोगों ने मुझे पहचानते हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, थोड़ा बहुत फाइनेंशियली जो सपोर्ट करना था उन लोगों ने मुझे किया था। और मेरा कुछ टीचर लोग है या गांव के थोड़ा सा दूर है जिन लोगों ने ऐसे ही मतलब पढ़ाई में अच्छा करते हैं, उनको कुछ बुक्स भी देते हैं, पैसा देते हैं, तो मैं उन लोगों को जाके बताया अपने बारे में, तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैं प्रूफ दिखाया अपना, जो न्यूज़पेपर में आते थे उसके जो फोटोज सब कुछ मैंने उनको दिखाया, सर्टिफिकेट दिखाया। तो उनको मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट किया पैसा देके, और कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं दिया है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों से। शायद उनके पास सबके हेल्प करने के लिए नहीं होता है, ये भी मैं समझती हूँ कि उसने दिया नहीं तो मैं, ये होता है कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं। हाँ, तो जिन लोगों ने मुझे, बहुत लोग ऐसे हैं कि मुझे सपोर्ट किया है, उन लोगों के सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। करेक्ट। बट ये मुझे बताइए कि जब आप खेलना शुरू किया था तो आपके पेरेंट्स के क्या रिएक्शन थे? क्या आप अकेली हो आप अपने संतान के पेरेंट्स के लिए, या और भी हैं आपके भाई बहन? नहीं, मेरा भैया है और मेरा बड़ा बहन है। हाँ, मैं छोटी हूँ घर में। ओके। तो पेरेंट्स को हमारा स्कूल का जो टीचर लोग हैं उन लोगों ने समझाया, उन लोगों ने स्पोर्ट्स में भी इंसान को मतलब फ्यूचर बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई करेंगे तो फ्यूचर बनेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे तब भी फ्यूचर बनेंगे। तो जैसे हमारा पेरेंट्स भी हमें छोटा से देखा है कि हम स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा मतलब मेरा जो फोकस है स्पोर्ट्स में ही है। तो स्पोर्ट्स लेके मैं आगे जाना चाहती हूँ। तो स्कूल का जो टीचर लोग उन लोगों ने समझाया, तो पेरेंट्स भी बोला ठीक है, टीचर लोग बोल रहे हैं तो अच्छा ही कुछ बोल रहे हैं, पूरा तो नहीं बोलेंगे टीचर लोगों ने। तो पेरेंट्स भी एग्री किया है इस चीज में, और मुझे पूरा एकदम खुलेआम आजादी जो बोलते हैं वो दिया है। करेक्ट। अभी तक तो आपका जो एक 6-7 साल का जो जर्नी है, उस जर्नी में कुछ ऐसे आपके पास मेमोरेबल इवेंट्स हुए होंगे, यादगार, या कुछ ऐसे कि जो भूल जाने वाले, दोनों भी हो सकता है? हाँ है। 2019 में मैंने साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 2019 में मैंने अपने देश का नंबर 1 शॉटपुट थ्रोअर बने। उसके बाद तो कोविड आ गए थे। फिर 2023 में 2021 में मेरे साथ बहुत कुछ घटना हुआ है, जैसे कि पहले मेरा रिस्ट में इंजरी हो गया था 2021 में। उसके बाद मेरा कोरोना हो गया था। आपको कोरोना हो गया था? हाँ, कोरोना हुआ था। फिर मैं अपने मुंबई उधर आई थी ऑफिस में उधर आने के बाद मैं 15 दिन रुकी थी मुंबई में। उस टाइम मुंबई में चिकनगुनिया का एक रो चल रहा था, तो उस टाइम मेरा चिकनगुनिया हो गया था उधर। तो यूरिक एसिड का लेवल उस टाइम बहुत हाई हो गया था। तो बहुत प्रॉब्लम लेके मैंने मतलब इस चीज को लेके चला है, पर मैंने हिम्मत नहीं कभी हारी। मेरे अंदर एक चीज था, मुझे करना है, कुछ करना है। तो क्योंकि मैं नेशनल कैंप में बहुत अच्छा लेवल का खिलाड़ी देखा जिसने ऑलरेडी देश के लिए मेडल जीते हैं, तो मेरा भी मन में था मैं भी जीतूं देश के लिए कुछ मेडल। और मेरा सच बताओ, मेरा एशियन गेम्स का पूरा फोकस था
लेकिन एशियन गेम्स जिस साल 2022 में होना था, तो वो कोविड के वजह से 2000 पोस्टपोन हो गया, 2023 में हुआ। और 2022 में मैंने पहले कंपटीशन में जो 17.09 थ्रो करके क्वालिफाई कर लिया था 2022 में। उसके बाद 2022 एंड में मुझे कई लोगों ने बोला है, जैसे अपने जो कोचेस लोग हैं, फेडरेशन के जो सर लोग हैं, उन लोगों ने बोला है अगर तुम अपने टेक्निक चेंज करोगी तो जैसे 2 टेक्निक होता है, एक ग्लाइड एक रोटेशन। तो मेरे अंदर स्पीड था, तो अगर मैं रोटेशन सीख लूंगी तो मैं लंबा डिस्टेंस थ्रो कर पाऊंगी। तो मुझे अपने सर लोगों ने गाइड किया है कि तुम चेंज करो, बहुत अच्छा करोगी। तो मेरे अंदर भी ये चीज था कि मैं अगर इस चीज को सीख लूं तो मैं भी लंबा थ्रो कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा उस पर पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे पहले ही बताया गया था कि पहले थ्रो नहीं लगेगा, तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, मतलब हिम्मत रखना पड़ेगा बस। तो मैंने एक चीज किया था कि मैंने बोला चलो लाइव में मैंने जो कुछ भी अचीव किया है वो पूरा चैलेंज के साथ, ये भी मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। उसके बाद मैंने 2022 एंड पे मैंने टेक्निक चेंज किया। टेक्निक चेंज करने के बाद 2-3 कंपटीशन मेरा बहुत खराब हुआ है। जैसे मैंने एशियन इंडोर में जाके बहुत खराब थ्रो किया है, फिर 2-3 कंपटीशन उसके बाद खराब किया। फिर जैसे एशियन चैंपियनशिप का फाइनल ट्रायल था, उसमें 16 मीटर 16.5 मीटर क्वालिफाई था, तो मैंने क्वालिफाई किया था। और क्वालिफाई करके मेरा इंजरी भी था 2023 में, मेरे एल्बो में एक इंजरी था, तो मैं फुल ट्रेनिंग नहीं कर पाई थी। और एशियन गेम्स में 3 लड़की ने क्वालिफाई किया था, तो उनमें मैं 30वें नंबर पे थी। लेकिन जैसे मैंने बैंकॉक गई थी एशियन चैंपियनशिप में, उसके बाद मैंने मेरे माइंड में एक चीज सेट किया था, हम करेंगे या तो मरेंगे। मैंने पूरा ये डिसाइड कर लिया था, अगर करना है तो एकदम से करो, क्योंकि मेरे एल्बो में जो इंजरी था मैं उसका एंड देखना चाहती थी कि ये मुझे करने देगा कि नहीं करने देगा। तो मैं जी जान लगा के ट्रेनिंग किया, फिजियो के सपोर्ट लिया। भगवान के दया में एल्बो के प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होते गया, और थ्रो भी मैंने एशियन चैंपियनशिप में जाके इक्वल नेशनल रिकॉर्ड बनाया था 18.06 के साथ। मैंने सिल्वर इक्वल किया था ना आपने, नेशनल रिकॉर्ड इक्वल किया था बैंकॉक में। वो बाहर जाके कोई नेशनल रिकॉर्ड इक्वल किया है, तो ये मेरे बहुत आई फील करेक्ट। तो उसके बाद मैंने अपने देश में तुरंत कुछ दिन, मतलब शायद 15-20 दिन बाद एक ग्रैंड पिक्स था IGP 5 चंडीगढ़ में, उसमें भी मैंने 18.06 थ्रो किया था। लेकिन जो एशियन गेम्स का बात है, एशियन गेम्स में मैंने जा नहीं पाई, क्योंकि जो बैरियर था उनके जो एंट्री का वो खत्म हो गया था, इसके वजह से। हाँ, तो जो 3rd मेडल लेके आई शॉर्ट पुट में लड़की इंडियन, उसने मेरे से कम थ्रो करके मेडल लेके आई। सो मेरे इस चीज का थोड़ा सा दुख है अंदर में। तो फिर मैंने इस चीज को ज्यादा दिन तक लेके चला नहीं। मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने लेके नहीं, किसी और ने लेके आई है, अच्छा बात है, देश के लिए लेके आई है। सो मेरा अभी पूरा फोकस ओलंपिक्स में। बट अभी जो आपने ये जो फेडरेशन जो टूर्नामेंट हुआ था भुवनेश्वर में, वहां पर आपने 18.41 के नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। बिल्कुल, जैसे एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट्स टू यू एंड हाईली कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, क्योंकि इतने सारे अभी कहानी आपके सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इतनी विपदाओं के बाद भी आप ये कर सकती हैं। तो आपके लिए एक दो लाइन मुझे याद आ रही है, वो अगर आप इजाजत दे तो मैं पेश करता हूँ, जो है ना कि परिस्थितियों को जिसने स्वीकारा वो जिंदगी से हारा, परिस्थितियों को जिसने ललकारा वो जिंदगी को जीता। वो बिल्कुल आप पर फिट बैठता है, क्योंकि आपने हर परिस्थिति को मात करते हुए आप आगे बढ़ी हैं, और आपके नाम पर एक नेशनल रिकॉर्ड है 18.41 आई थिंक। और इसमें जो पेरिस का जो रिक्वायरमेंट था 18.80, उसमें आपका 18.85 में आपका वो फेल हो गया। उसका क्या फाउल हो गया था। फाउल हो गया, हाँ, वो क्या हो गया? 18.85 कर लेते तो फिर बहुत बड़ा नाम हो जाता है। वैसे भी 18.85 अटेम्प्ट किया है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, लेकिन वो फाउल हुआ। उसके बारे में क्या, उसके बारे में क्या विचार है? और अभी आपके पास, आप कह रहे हैं कि आपके पास 3 और मौके हैं पेरिस ओलंपिक। अभी मेरे पास और 3 डोमेस्टिक कंपटीशन है, पर मैं पहले तो सोचूंगी ये जो लंबा थ्रो हुआ है वो फाउल क्यों हुआ है।
मैं उस थ्रो का वीडियो देखूंगी, उस पर फोकस करूंगी क्यों हुआ है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि आगे जैसे हम कंपटीशन करेंगे जो लंबा थ्रो हो रहा है तो वो फाउल ना, तो हम अगर वो जो अच्छा थ्रो निकालते हैं अगर वो फाउल हो गया तो हमारा इतना जो ट्रेनिंग मेहनत हो तो बेकार है। करेक्ट। हाँ, तो हमें पहले इस चीज पे फोकस करूंगी। हम ट्रेनिंग तो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए, पर मंडे कल हम वीडियो देख के सर के साथ बैठ के इस चीज के बारे में हम डिसाइड कर मतलब सोचेंगे कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल। एज एन एथलीट मुझे एक आपसे सवाल ये करना है कि एज एन एथलीट या एज ए शॉट पुट थ्रोअर कि आपका डे टू डे एक्टिविटी क्या होता है, कैसे शुरू करते हैं आप? जैसे हम सुबह उठते हैं, ट्रेनिंग का टाइम होते हैं 7 बजे, मतलब सीजन के हिसाब से अलग अलग टाइम होता है, जैसे सर्दी के टाइम, गर्मी के टाइम, ऐसे ऐसे हिसाब से अलग होता है। अभी जैसे 7 बजे, 6:30-7 बजे से के अंदर ही ट्रेनिंग होते हैं स्टार्ट। फिर हम 3-3.5 घंटा ट्रेनिंग करते हैं सुबह, उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर हम मतलब अपने रिकवरी करते हैं, उसके बाद लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद थोड़ा बहुत जो टाइम मिलते हैं उस पे हम कुछ पढ़ाई करते हैं या तो कुछ भी मतलब छोटा मोटा काम जो भी है कर लेते हैं। उसके बाद फिर शाम को ट्रेनिंग 5 बजे से अभी 5:30 बजे से लेके अभी तो 7:45 बजे तक ट्रेनिंग चलते हैं। ये जो होता है ये सिर्फ ये ट्रेनिंग के इवेंट के दौरान होता है कि डे टू डे आपका यही डे टू डे ऐसे ही चलता है, डे टू डे चलते हैं। मतलब 5 सेशन का ट्रेनिंग होता है, फिर 1 सेशन रेस्ट होते हैं। नहीं तो फिर कस्टम्स में क्या करती है? कस्टम्स में क्या करती है? नहीं, कस्टम्स में तो जाना नहीं पड़ता है, ऑन ड्यूटी लीव, ऑन ड्यूटी स्पोर्ट्स मिल जाता है। बट एवरी डे यू आर गोइंग आउट और यू वर्क सम डेज इन ऑफिस आल्सो? नहीं, अभी जैसे मुझे ऑफिस ने अभी पूरा एकदम लीव दे दिया। मेरा ऑफिस मुंबई में, रहती हूँ पंजाब, तो पॉसिबल तो नहीं है। हाँ, करेक्ट है। तो मतलब आपको अभी इसे ओलंपिक तक आपको छुट्टी है? ओलंपिक तक छुट्टी है। वेरी नाइस। तो ये जो शॉट पुट है एंड यू आर अ वुमेन एथलीट, वी आर प्राउड टू टॉकिंग टू यू एंड यू हैव विद अस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे ये देखा जाए ज्यादातर इस तरह के स्पोर्ट्स में मेन ज्यादा होते हैं, तो ऐसे लोगों में वुमेन्स को आगे आने के लिए आप क्या मतलब इतने हर्डल्स पेश आते हैं? बहुत सारे हर्डल होते हैं वुमेन एथलीट, ऐसे वुमेन बहुत सारे एथलीट्स को ये तकलीफ होती है, बाधाएं होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होता है, हर्डल्स आता है। हाउ डू यू टैकल देम एंड कम ओवर? और ये ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि दूसरे जो वुमेन्स इसको पिकअप करें? जीवन में समस्या तो आएगा, वो तो है, समस्या बिना जीवन नहीं होता है। लेकिन अगर हम किसी चीज को फोकस करते हैं कि हमें इस चीज का एंड तक पहुंचना है, तो वो एंड तक पहुंचने के लिए जितना स्टेप है वो डिफिकल्ट स्टेप होगा, लेकिन हमें हमारा जो टारगेट है अचीव करना, तो उधर हमारा टारगेट होना चाहिए। जो हार्डल्स है वो आएगा, लेकिन उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अगर जीवन में सब कुछ आसानी से मिल गया तो वो जिंदगी का कुछ मजा नहीं है। जो मिलेगा हमें लड़ाई करके मिलेगा, उसके मजा अलग है, वहां से बहुत कुछ सीख मिलते हैं। मुझे तो मेरे पर्सनल लाइफ में मैं बताऊं, मैं बहुत कुछ सीख के इधर पहुंची। जब आप अच्छा करोगे, आपको पीछे से बहुत लोग आपके पैर पकड़ के खींचेंगे, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन लोगों का काम है बोलना, और बोलते वही लोग हैं जो लोग कभी कुछ करते नहीं। सही, बिल्कुल सही। तो ये बताइए कि ये एज ए स्पोर्ट्समैन एक चीज और होता है कि यू हैव टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड, मेंटल जो एबिलिटी होती है उसको हाई लेवल पे रखना पड़ता है। उसके लिए क्या कुछ खास एक्सरसाइज होता है या फिर व्हाट यू डू फॉर दैट? मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं सोचती हूँ, मतलब अगर मेरे एथलीट के परफॉर्मेंस अप डाउन होते रहते हैं और अधिकतर टाइम एथलीट उसी टाइम में डिस्टर्ब होते हैं। अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में कम सोच के प्रोसेस के बारे में सोचें कि मेरा जो प्रोसेस है वो अगर हम सही करते जा रहे हैं तो परफॉर्मेंस आएगा। यानी अगर प्रोसेस में बिलीव करना है, रिजल्ट पे नहीं। रिजल्ट, प्रोसेस अगर ठीक है तो रिजल्ट अपने आप आएगा। जो डिस्टर्बनेस है वो कभी कभी मेरे अंदर भी आते हैं, पर मैं उस टाइम आराम से 2-5 मिनट बैठती हूँ, बैठ के अपने जो ट्रेनिंग है, जो टेक्निक है उसके बारे में सोचती हूँ और नेगेटिव चीज को निकाल देती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ। यानी आप वो
श्री कृष्ण के जो वाक्य को आपने सही साबित कर दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना अपना हाथ में है, फल की चिंता बाद में। अपना काम है, काम करना अपना है, देने वाला ऊपर वाला है। करेक्ट। तो आपके सामने कोई आइडल है कि विमेन शॉटपुट थ्रोअर में, इंडियन या वेस्टर्न कंट्रीज के? इंडियन, मैं तो वर्ल्ड एथलेटिक्स में जो हमारे शॉटपुट थ्रोअर है, रेन क्रूजर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। और जो अपने लेजेंड शॉटपुट थ्रोअर, इंडियन मैन शॉटपुट थ्रोअर तेजेंद्र सिंह तूर, हम साथ में ही ट्रेनिंग करते हैं, तो उनके पास से भी बहुत सारे सीखने के लिए मिलते हैं। तो हम साथ में ही तो ट्रेनिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा बात है इस चीज। दूसरा होता है कि फिजिकल फिटनेस की बात, एक मेंटल फिटनेस हो गया, फिजिकल फिटनेस, दोनों चीजें एक साथ में बैलेंस होना चाहिए होता है। तो फिजिकल फिटनेस, इसको कैसे आप इफेक्ट करता है कि फिजिकल फिटनेस हो, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, क्लब टुगेदर, बिकम अ स्पोर्ट्समैन, ये दोनों चीजों को बैलेंस करना। हाँ, फिजिकल फिटनेस जो है मेरे लिए एक पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक चीज है कि जैसे मैं अपने लाइफ में शुरुआत किया था बहुत एज ए स्प्रिंटर, राइट। बाकी थ्रोअर के हिसाब से मैं बहुत पतली, बाकी मेरे जो थ्रोअर के वर्ल्ड लेवल के थ्रोअर हैं, जिन लोगों को मैंने देखा है अपने सामने से, उनका बॉडी वेट 1 क्विंटल से ऊपर है। कोई 1 क्विंटल 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी, पर मेरा स्टिल बॉडी वेट 84 ओके, 83 84। तो लेकिन मेरे अंदर स्पीड है, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से मैं उतना मोटे नहीं, पर मैं तो अपने आप को फिट मानती हूँ। मेरे साथ जो ट्रेनिंग करते हैं बोलते भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अपने आप को फिट मानना और अपने आप को मोटा नहीं मानना, अपने आप में पॉजिटिविटी। हम मोटे हैं या नहीं है, मोटे की तरफ जा रहे होंगे हो सकता है, लेकिन मोटे नहीं हैं, ये फीलिंग की बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि मैं हेप्टाथलॉन जैसे 7 इवेंट करना पड़ते थे, उसमें तो स्टेमिना यू रिक्वायर मोर स्टेमिना। मेरे को ये समझ में आता है कि आप मतलब आपके फादर या पेरेंट्स जो हैं फार्मर्स हैं? बिल्कुल सर, फार्मर। आप उनको भी मदद करते होंगे अपने? मैं छोटा, मैं अपने गांव में, अभी भी मैं गांव जाती हूँ तो मदद अभी भी करती हूँ। मदद करती हैं? बहुत काम किया मैं छोटा, में अपने खेती में काम किया। हमारा अभी भी मिट्टी का घर है। मेरा एक चीज शायद मैं अभी मैंने 18.41 थ्रो किया, उससे पहले में भी मैंने इक्वल नेशनल रिकॉर्ड किया था, पर मेरे पास अभी कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई भी कंपनी का स्पॉन्सर कुछ नहीं है अभी तक। तो सब अपने खुद के खर्चे पे होता है या दोस्तों की इधर उधर से सब मदद से होता है? अभी तो फिलहाल जो सैलरीज वगैरह आते हैं उस पे से ही करती हूँ। ओके, तो 18.41 के बाद पिताजी को या माँ को बताया आपने कि उनका कुछ रिएक्शन? मैं घर जाके बताया, मैंने ओडिशा में कंपटीशन हुआ था, वहाँ से मेरे घर 4-4.5 घंटा का दूरी है। करेक्ट है। तो मैं घर जाके उनको बताया, फिर घर में 2 दिन रुकी, फिर चली पटियाला आ गई। तो क्या रिएक्शन था आपके पेरेंट्स के या आपके घर वालों का? खुश थी, बहुत खुश थी, बहुत सारे फैमिली मेंबर। आसपास के लोग भी आते होंगे? हाँ, सारे मतलब गांव में मैं जब घर जाती हूँ अपने गांव में, बिल्कुल सारे लोग मिलते हैं मेरे साथ, बातचीत करते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा घर में ही जाती हूँ। राइट। तो अभी आपका एक सवाल है कि अभी आप इस लेवल पे हो, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हो, एंड देन यू विल बी गोइंग टू ओलंपिक्स होपफुली। I will we can see that you are going to Paris and represent India। करोगे ही, ऐसा हमें पूरे विश्वास भी है। उसके बाद आप तो फिर हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे आपका नाम हो जाए, वैसे भी नाम है ही और आगे भी होगा। लेकिन ये आप ऐसे विमेन एथलीट्स, दूसरे विमेन एथलीट को अगर आपके अंदर ये उनको इन्वाइट करना है या उनको अगर इस तरफ आना है, तो क्या उनके लिए संदेश होगा? मैं यही बोलूंगी कि अगर किसी ने अपने स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रहे कि मुझे स्पोर्ट्स में ही अपना फ्यूचर बनाना है, तो स्पोर्ट्स करते रहे, रास्ता अपने आप, मेहनत करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, रास्ता तो अपने आप आएगा। लेकिन मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा और ऑनेस्टली के साथ करना पड़ेगा। जो है, अगर हम सोचे कि हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाए, अगर कोई सोचे हम 2 स्टेप छोड़ के फिर ऊपर चले जाएंगे, वो नहीं होगा, वो गलत रास्ता है। आजकल गलत रास्ता दिखाने वाला बहुत लोग है, लेकिन उन लोगों के बात नहीं सुनना है।
मेहनत करना है, रिजल्ट आएगा, धीरे धीरे आएगा। एकदम रिजल्ट अगर हम उम्मीद करें तो वो गलत होगा। इसीलिए प्रोसेस में बिलीव करें, धीरे धीरे रिजल्ट आते रहेंगे। उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, जल्दीबाजी नहीं करना। और इंजुरी जो है, इंजुरी फ्री गेम करना सबसे बड़ा चीज है। इंजुरी फ्री रहना बहुत बड़ी बात है, मतलब अपने खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और ऐसे बहुत जरूरी तो इंजुरीज बहुत होते भी रहते हैं, तो इंजुरीज के इंजुरी पार्ट ऑफ स्पोर्ट। या स्पोर्ट्स इंजुरीज आर ऑलवेज टेम्पररी थिंग, नो परमानेंट इंजुरीज आर देयर इन स्पोर्ट्स लाइफ। यस यस। तो ऐसा कोई वाकया है जिसके जो आप बता सकती हैं कि जो अच्छा आपको लगा कि भाई इस इवेंट में ये हुआ? कोई यादगार मोमेंट है ऐसा है कि एक इवेंट के दौरान या एशियन में या फिर अभी भुवनेश्वर में या कहीं भी आपने पार्टिसिपेट किया है और वो आपके दिल में बहुत गहराई से उतर गया, बहुत अच्छी बात लगी, या फिर जो भी है ऐसा कोई? मैं डोमेस्टिक कंपटीशन में देखा है, अपने जो साथ में जो एथलीट कॉम्पीट करते हैं उन लोगों ने सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये अच्छा चीज है। हम एक साथ कंपटीशन करते हैं तो हम दुश्मन नहीं है, हम दोस्त हैं। कंपटीशन के टाइम हम कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन के बाद हम सारे फ्रेंड हैं। मैं तो अपने पर्सनल लाइफ में ऐसे बिलीव करती हूँ कि जो मेरे से अगर कोई कंपटीशन में मैंने फर्स्ट नहीं आई है या तो मेडल नहीं मिले हैं, उसके मतलब जिसको मेडल मिला है वो मेरा दुश्मन नहीं है, मेरे दोस्त है। तो मैं ऐसा मानती हूँ, ऐसा चीज होना चाहिए। और इधर भी मैंने देखा है, जैसे मैं नेशनल रिकॉर्ड बनाने के बाद सारे आके मेरे साथ कॉन्ग्रेचुलेशन बोला मुझे, ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगे। ऐसा करके हमारा देश में स्पोर्ट्स और बढ़ते जाए, मैं यही चाहती हूँ। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा आभा जी आपसे बात करके। और आपके हम उम्मीद करते हैं कि आपके तीन अटेम्प्ट जो बची हैं उस तीनों अटेम्प्ट में पहले अटेम्प्ट में ही आप 18.80 कर लें और पेरिस ओलंपिक में आप पार्टिसिपेट करें, ये उम्मीद है। और आपकी आभा जो है पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी आभा फैलाएं और बिल्कुल पेरिस में जाकर आप कोई मेडल ले आएं। इस उम्मीद के साथ मैं आपके साथ बातचीत को यही विराम देता हूं और मिस टाइम चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये कहते हैं कि देखिए, अभी आभा जी को हमने सुना, उनकी कहानी सुनी, उनके अचीवमेंट सुने, एंड वी विश आभा to go there in Paris Olympics and bring medals to India. And from all the channel this time, we wish her all the best and best wishes to you. Abha ji, once again, thank you for coming and giving time to us. Thanks a lot. थैंक यू। अपने सारे व्यूअर्स को मेरे तरफ से नमस्कार है और महाराष्ट्रवासी को और अपने देशवासी को भी मेरी तरफ से नमस्कार। ओके, तो जय महाराष्ट्र में बोल देंगे आज। जय महाराष्ट्र। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।